Students, in the previous class we discussed about the process of controlling. Today we will continue with the same chapter but different topic, functional structure. डिस्कस करेंगे उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अलॉन्ग विद द कंसेप्ट. मीनिंग लिखा हुआ है इन्होंने कि जब एक्टिविटीज़ और जॉब्स को आप लोग ग्रुप कर देते हो, ठीक है, सिमिलर एक्टिविटीज़ को, तो या फिर एक प्रोडक्ट में को बनाने के लिए आपके जितनी एक्टिविटीज़ लगती हैं, जब उनके बेसिस के ऊपर आप डिपार्टमेंट्स बना देते हो, उसको कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर. सिंपल भाषा में कहूँ तो इतना याद रखना कि अगर प्रोडक्ट एक है तो होएगी फंक्शनल स्ट्रक्चर. अगर आप लोगों का एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है या आप जब मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उस केस में डिविजनल स्ट्रक्चर यूज़ होएगा. ठीक है जी. इन्होंने लिख दिया कि अगर आपका प्रोडक्ट एक है और उनके लिए आप एक एक डिपार्टमेंट बनाते जाओगे. टाइप ऑफ वर्क, जो वन टाइप ऑफ वर्क जो भी एक ही तरीके का काम है, ठीक है, आप उसको एक कोऑर्डिनेटिंग हेड के अंदर डाल दोगे. बार बार पिछली वीडियो में भी बोला था, अब दोबारा बोल रही हूँ, जैसे कि रॉ मटेरियल को लेके आना, अनलोड करना, वेयर हाउस में रखना, ठीक है, फिर उसके बाद उसको दोबारा से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सप्लाई करना, ये सारा काम एक ही तरीके का है ना, तो इसको कोऑर्डिनेटिंग हेड इसका क्या हो जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट. तो इस तरीके से कहते हैं आप लोगों ने सेम सेम डिपार्टमेंट्स बना देने हैं ताकि आप लोग उनकी अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली असाइन कर सको. मेजर फंक्शन इज़ ऑर्गेनाइज एज सेपरेट डिपार्टमेंट. तो जो आप लोगों का मेन हेड होएगा उसको आप सेपरेट डिपार्टमेंट बना सकते हो. अदरवाइज जो सिमिलर एक्टिविटीज़ होंगी आप उनको कोऑर्डिनेटिंग हेड में डाल सकते हो. कैसे, अभी बताते हैं. नीचे डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे. अब इन्होंने यही बात करी थी ऊपर भी कि जो आपका मेजर फंक्शन है उसको एक हेड दे दो, एक हेडिंग दे दो. दे दी. प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये डिपार्टमेंट्स दे दिए मैंने. अब उसके बाद कहते हैं कि जो रिलेटेड, जो ऊपर लाइन हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर सिमिलर नेचर का कोई काम है उसको कोऑर्डिनेटिंग हेड दे दो. प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रिपेयर डिपार्टमेंट, वो उसके अंदर ही आ जाएंगे. इस तरीके से आप कोई और एग्जाम्पल भी फ्रेम करना चाहो, इन दैट केस आप कर सकते हो. ऑल दी वर्क रिलेटेड टू, अब ऊपर इन्होंने इस जो आपका डायग्राम है इसको एक्सप्लेन करा है. ऑल दी वर्क रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेम एज ऑल अदर जॉब्स. या जैसे बाकी आपकी जॉब है, सेल्स वाली सेल्स के अंदर ग्रुप कर दो. जैसे सुपरवाइज़र है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, बिजनेस मैनेजर का काम है, वो आप लोगों का एक हेड के अंडर, सेल्स का काम है तो उसके हेड के अंदर आ जाएगा. पर वही बात, प्रोडक्ट आप एक ही बना रहे हो, दो प्रोडक्ट बनाओगे तो कौन सा यूज़ होएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर. कहते इस तरीके से स्पेशलाइजेशन आ जाएगी हर काम में. नो यूनिटी ऑफ कमांड, ये जो चीज़ है ना, नो यूनिटी ऑफ कमांड, इसको मैं डिसएडवांटेज बनाऊंगी और इसको डिसएडवांटेजेस में हम डिस्कस करेंगे. सो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अभी, स्पेशलाइजेशन, यानी कि एडवांटेजेस क्या हैं जब मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज़ करती हूँ. पहली बात, स्पेशलाइजेशन इसलिए आएगी क्योंकि आपने हर एक्टिविटी को, उसको जो भी उसका हेड था उसको मेन जो है इंचार्ज बनाया है, वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, उसको पता है उसने कैसे उन चीज़ों को हैंडल करना है. अगर आप लोग सारा काम है, आपने कोई ग्रुपिंग नहीं करी, आपने कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाए, एक हेड बना दिया, अब उस हेड को हो सकता है सेल्स आती हैं करनी पर उसको, उसके पास पैसा नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो वो उसको कैसे मैनेज करेगा, या उसको नॉलेज नहीं है कहाँ से पैसा लेना है, कहाँ को देना है. तब इसलिए उन्होंने बोला है कि स्पेशलाइजेशन कैसे होती है, जब आप डिपार्टमेंट्स बनाते हो और उन डिपार्टमेंट्स को एक हेड असाइन कर देते हो. So when the activities are grouped according to the type of function, then all the activities are related to one type only. आप उसको क्या करते हो, एक हेड के अंदर डाल देते हो. वर्क परफॉर्म बाय स्पेशलिस्ट, यहाँ पे इसका ये फीचर है कि जो काम होता है वो सारे स्पेशलिस्ट परफॉर्म करते हैं. प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स कैन बी हायर्ड टू सुपरवाइज दोज एक्टिविटीज़. जो उनके मैनेजर हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, कहते वो आपके क्या होते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके पास प्रोफेशनल नॉलेज है, जो कि आपको हेल्प करते हैं और एक्सपीरियंस गेन करने में और प्रॉफिट कमाने में. आगे लिखा है इन्होंने इजी सुपरविजन. दूसरा इनका फ़ायदा है जब आप लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर करते हो कि सुपरविज़न आप लोगों को बहुत आसान हो जाती है. क्योंकि
प्रोडक्शन वाले को पता है कि उसने प्रोडक्शन का काम ही देखना है, सेल्स वाले को पता है उसने सेल्स का काम ही देखना है। तो आप किसी के काम में तो इंटरफेयर कर नहीं सकते, अपना काम तो एटलीस्ट मैनेज कर सकते हो। सो सुपरवाइजर बिकम फेमिलियर टू द टास्क, क्योंकि उसको पता है रोज़ रोज़ उसने सेम प्रोडक्शन या सेल्स का काम ही देखना है, तो वो फेमिलियर हो जाएगा काम के साथ। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन हिज ओन एरिया, तभी तो आप लोगों ने उसको मैनेजर बनाया है। वो प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन कर सकता है। एज ए रिजल्ट ही कैन सुपरवाइज एंड गाइड द एम्प्लॉयज़ हु आर परफॉर्मिंग दोज एक्टिविटीज़। तो क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट है, क्योंकि हमने पिछले पॉइंट में ही पढ़ा है कि वो क्या है, स्पेशलिस्ट है, इसीलिए प्रॉपरली आपके काम को वो सुपरवाइज कर सकता है। आगे लिखा है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होती है? देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर अप टू मैनेजर लेवल। अप टू मैनेजर लेवल, टॉप मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ कि आप लोगों ने डिवीजन कर दी है सब चीज़ों की। कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, मैनेजीरियल एफिशिएंसी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। जब मैं मैनेजीरियल की बात करती हूँ, मैंने बहुत बार ये चीज़ आप लोगों को बोली है, मैनेजीरियल की बात है तो वो टॉप मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड है, क्योंकि मैं सिर्फ एक्टिविटीज़ की, पॉलिसीज़ की, ऑब्जेक्टिव एम्स की, स्ट्रेटजीज़ की बात कर रही हूँ। When I'm talking about operational efficiency, it means I'm talking about the lower level workers की बात कर रही हूँ, उनके काम की बात कर रही हूँ, रोज़मर्रा का काम कैसे होता है। So operational efficiency is related with the lower level and managerial efficiency किसके साथ related है? टॉप लेवल के साथ। तो इसीलिए लिखा है कि आप लोगों ने तो चीज़ों को डिवाइड कर दिया, हर जगह पे आप लोग क्या कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो, डिपार्टमेंट्स बना रहे हो। तो कहते हैं यहाँ पे आपकी जब भी आपने प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आर ऑल्सो सेपरेटेड, तो प्लानिंग कोई कर रहा है, एग्जीक्यूशन कोई कर रहा है। प्लानिंग वाले टॉप लेवल वाले पर्सन हैं, उनके पास ज़्यादा नॉलेज है, प्रॉपर प्लानिंग उनकी जो है पॉलिसी स्ट्रेटजीज बनेंगी, इम्प्लीमेंट लोअर लेवल वाले कर देंगे। तो काम कहते जब बंट जाएगा, कोई ओवरबर्डन नहीं होएगा, काम में स्पीड होएगी। अगर मुझे पता है मैंने ही डिसाइड करना है या मैंने ही इम्प्लीमेंट करना है, हो सकता है मेरी एक्टिविटीज़ मैं डिले कर दूँ अपने काम में, पर मुझे पता है कि जब बना बनाया काम मिल जाएगा, जस्ट मैंने उसको एग्जीक्यूट करना है, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो एफिशिएंसी मतलब स्पीड से हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है रिलीव टू द टॉप एग्जीक्यूटिव्स। अभी हमने क्या डिस्कस करा ऊपर कि मैनेजीरियल एफिशिएंसी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। तो अगर मैनेजमेंट ने सिर्फ पॉलिसीज़ बनाने का काम ही करना है और कोई काम नहीं करना, तो उनको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगी ना, कि जो भी छोटे मोटे उनके प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट हैं या उनका काम है, वो लोअर लेवल वाले खुद कर लेंगे, हर बात में उनको इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। टॉप एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट ओवरबर्डन एज हैपन्स इन दी लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ जैसे मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों का कंपनी है, सीईओ है, जनरल मैनेजर है, सुपरवाइज़र, सबऑर्डिनेट, मैं सेम लाइन की बात कर रही हूँ। ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऐसे होती है ना, तो ऊपर आपका टॉप मैनेजमेंट वाले आ जाएंगे, सारे जनरल मैनेजर आ जाएंगे, मैनेजर आ जाएंगे, देन सुपीरियर सबॉर्डिनेट वर्कर्स, ये सारे इस तरीके से। तो इसलिए लिखा है कि वहाँ पे बड़ा ओवरबर्डन होना पड़ता है, क्योंकि सारा काम जो है वो उनको करना पड़ता है या उनको डिज़ाइन करना पड़ता है। अब है द लाइन ऑफिसर इज़ सपोज टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड, कि जो भी करना है उनको ही सोचना पड़ेगा, उनको ही डिज़ाइन करना पड़ेगा, उनको ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो ज़्यादा बर्डन होते हैं विद ऑल टाइप ऑफ वर्कर्स। पर यहाँ पे क्या है, ऑन द कॉन्ट्ररी मीन्स ऑन द अदर हैंड, स्पेशलिस्ट में क्या है, वो सिर्फ अपनी लाइन में ही स्पेशलिस्ट है, सिर्फ उनको अपना ही तरीका देखना है, अपना ही डिपार्टमेंट देखना है, बाकी डिपार्टमेंट के साथ लेना देना नहीं है। ठीक है, लाइन वाले समझ में आ गया कि मैं बात कर रही हूँ कि अगर स्टील कंपनी है ना, सारी स्टील कंपनी एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, सारी स्टील कंपनी एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, कॉस्मेटिक अलग लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो कहते हैं वो सारी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, वो एक ही बंदे को देखना पड़ता है, इसलिए लिखा है कि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, सब कुछ वही देखेगा, वो ओवरबर्डन है। पर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सब कुछ एक ही बंदा नहीं देख रहा, प्रोडक्शन मैनेजर अलग है, सेल्स मैनेजर अलग है, फाइनेंस मैनेजर अलग है, मार्केटिंग मैनेजर अलग है। वो सिर्फ अपना अपना एरिया देखेंगे, सारे कामों में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस, द यूज़ ऑफ स्पेशलिस्ट हेल्प इन कंट्रोलिंग द वेस्ट ऑफ मटेरियल, मनी एंड टाइम। तो कहते हैं कि अगर आप लोग
स्पेशलिस्ट अपॉइंट करते हो, ठीक है, जो कि अपने एरिया में एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको पता है काम कैसे करना है, उनकी वजह से कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी, टाइम स्पीड से काम भी हो जाएगा, वेस्टेजेस भी कम होंगी। तो इसलिए लिखा है कि वो स्पेशलिस्ट हेल्प करते हैं कंट्रोल करने में, क्या क्या मटेरियल, मनी, टाइम, ये चीज़ें आपकी वेस्ट नहीं होंगी। सो फॉर एग्जांपल ऑफिस अकोमोडेशन, प्लांट एंड मशीनरी, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इन्होंने जस्ट ये एग्जांपल दी है कि कौन कौन सी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, कितना आप लोगों को स्पेस रिक्वायर्ड है, कितने आप लोगों को एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को आप लोग रखते हो तो उस केस में आपका खर्चा बढ़ता है। तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया क्योंकि स्पेशलिस्ट हैं तो आपको ये खर्चा या ज़्यादा एक्स्ट्रा या डुप्लीकेशन काम का नहीं होएगा, डुप्लीकेशन ही होएगा तो रिसोर्सेज भी आपके वेस्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट लिखा है इजी कोऑर्डिनेशन। इजी कोऑर्डिनेशन में इजी कोऑर्डिनेशन में उन्होंने लिखा है कि कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी है, आप इसको एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बना सकते हो, बट मेक श्योर आपने एक ही जगह पे इस पॉइंट को लिखना है। अगर आप इसको ये लिख दो कि कोऑर्डिनेशन करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि अगर परचेज डिपार्टमेंट ने टाइम पे चीज़ों को परचेज नहीं करा देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस नहीं करा तो सेल्स नहीं हो पाएंगी। ये तो इन्होंने नेगेटिव पॉइंट मतलब मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। ये पॉजिटिव पॉइंट कैसे है कि परचेज डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और वो नेक्स्ट सेल्स डिपार्टमेंट के ऊपर, मतलब इनको कोऑर्डिनेट करने में एक दूसरे के साथ जो है हम कहते हैं कोरिलेट करना एक दूसरे के साथ थोड़ा इजी है, क्योंकि मुझे पता है मैंने जस्ट परचेज़ करना है, जैसे मैंने परचेज़ करा साथ ही में इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, साथ ही में इन्होंने सेल स्टार्ट कर दी, तो कहते हैं यहाँ पे आपका उनको पता है उनके पास इतना इतना एरिया ही है, इतना इतना काम ही है, वो अपना टाइम पे काम कंप्लीट कर लेंगे। अगर एक ही बंदे को ये सारा काम करना पड़ेगा तो आपका डिसीजन जो है, आपका काम जो है वो प्रोडक्शन है वो डिले हो जाएगी। सो द डिपार्टमेंट्स फॉर्म्ड इन फंक्शनल स्ट्रक्चर आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो मैंने अभी बता दिए हैं कि हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कैसे है हम लोगों ने बता दिया। तो आप लोग क्या करोगे, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली 6 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अकेला आप लोगों को जैसे फंक्शनल डिपार्टमेंट और उसके एडवांटेजेस 4 मार्क्स में आ सकते हैं, 6 मार्क्स के लिए फुल फ्लेज क्वेश्चन है कि फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनता है। इसलिए अगर आप इसके पॉइंट्स को और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहो, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मैंने डिविजनल भी कराना है, उसके भी कुछ पॉइंट्स ऐसे लगते हैं कि वो यहाँ पे एडवांटेजेस बन सकते हैं, आप लिख सकते हो, बट मेक श्योर प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, विद एग्जांपल आप लिखोगे।